हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सीखेंगे कि ये स्टॉक एक्सचेंज क्या है, इसके ऊपर किस तरीके से हम लिस्टिंग करवा सकते हैं। जिस तरीके से हमने बाकी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देखा वर्ल्ड के अलग अलग, इसी तरीके से लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी हमने देखना है। ठीक है, तो जो लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज है ये किस लिए जाना जाता है, ये क्यों इतना फेमस है, ये स्क्रीन ऊपर चलेगी। हाँ, ये क्यों इतना फेमस है, क्योंकि ये क्या है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है और इंटरनेशनल लिस्टिंग में एक्सपर्टीज रखता है। क्या है ये, अपने आप में इंडिपेंडेंट है और इंटरनेशनल लिस्टिंग के अंदर क्या रखता है, एक्सपर्टीज रखता है, कि एक्सपर्ट है एक तरीके से आप ये बोल सकते हो। लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, अब इसके ऊपर कौन से एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो करंटली लिस्ट होते हैं, तो जैसे शेयर्स, तो सिंपल सी बात है शेयर्स तो होंगे होंगे। इसके अलावा वारंट्स, बॉन्ड्स, अलग अलग तरीके के, बहुत सारे तरीके के बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, डिपॉजिटरी रिसीट्स एंड इन्वेस्टमेंट फंड्स, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है करंटली लिस्ट होती है लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। शेयर्स, वारंट्स, बॉन्ड्स, डिपॉजिटरी रिसीट्स एंड इन्वेस्टमेंट फंड्स। ठीक है, अब ये जो हमारा लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज है, इसके ऊपर जो लिस्टिंग का प्रोसेस होता है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड और फ्लेक्सिबल है, कि बहुत सीधा सीधा सा है और कुछ चीज़ें चेंज होनी है तो वो भी कर लेते हैं इजीली। तो इसके तीन मेन फेजेस होते हैं। अब आपको याद रखना है कि क्या चीज़ें तीन होती है, तीन फेजेस होते हैं और 5 स्टेप्स होते हैं। फेजेस कितनी है, 3 है, लेकिन स्टेप्स कितने हैं, 5 हैं लिस्टिंग कराने के अंदर। तो तीन फेजेस कौन सी है, प्री एप्लीकेशन एंड फाइल सबमिशन फेज, की आप जो प्री एप्लीकेशन जो चीज़ें करोगे और फाइल को जब सबमिट करोगे, एक वो फेज है। देन एप्लीकेशन फेज है, जब आपकी एप्लीकेशन जाएगी लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में, और फिर जब लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज उसको अप्रूव कर देगा तो वो एक फेज है। तो ये तीन फेसेस के अंदर हमारी लिस्टिंग होती है। अब लिस्टिंग करने के लिए क्या होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक मार्केट चूज करनी पड़ती है, अपना प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करना पड़ता है। अब आपको प्रोस्पेक्टस सबमिट करना पड़ता है, देन लिस्टिंग एंड एडमिशन टू ट्रेडिंग हो जाती है, और फिर पोस्ट लिस्टिंग रिपोर्टिंग करनी होती है, जैसे इंडिया में भी करनी होती है ना पोस्ट लिस्टिंग रिपोर्टिंग, जिसके लिए हम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स करते हैं। तो इसी तरीके की चीज़ें हमको यहाँ पे भी करनी होती हैं। ठीक है, तो उनको हम देखते हैं अब क्या बोलता है। जो लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज है ये 2 तरीके की मार्केट्स ऑफर करता है, तभी तो हम यहाँ पे जो चूज अ मार्केट क्यों कर रहे हैं। कोई तरीके तरीके की मार्केट है ना, जैसे हम औरों में भी देखी थी, हमने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में देखी थी या और अलग जगहों पे देखी थी, इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 तरीके की मार्केट है। सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में भी हमने देखी थी। तो यहाँ पे 2 तरीके की मार्केट है। एक है मेन EU रेगुलेटेड मार्केट, जिसको क्या बोल देते हैं, द BDL मार्केट, जिसकी फुल फॉर्म होती है बोर्से डे लग्जमबर्ग मार्केट। ठीक है, तो आप EU रेगुलेटेड मार्केट या द BDL मार्केट लिख लो, ये एग्जाम में पूछता भी है क्वेश्चन। ठीक है, और दूसरी होती है एक्सचेंज रेगुलेटेड मार्केट, जिसको इन शॉर्ट द यूरो MTF बोल देते हैं। तो एक कौन सी है, EU रेगुलेटेड मार्केट, जिसको द BDL मार्केट बोलते हैं, और दूसरी कौन सी है, एक्सचेंज रेगुलेटेड मार्केट, जिसको हम यूरो MTF बोल देते हैं। तो जब हम लिस्टिंग करते हैं यूरो MTF के ऊपर, MTF मतलब मल्टीलेटरल ट्रेडिंग फैसिलिटी, तो जब हम लिस्टिंग करते हैं यूरो MTF के ऊपर, जो मार्केट है, द लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज इज इन चार्ज ऑफ प्रोस्पेक्टस अप्रूवल एंड द प्रोस्पेक्टस इज ड्रॉन अप अकॉर्डिंग टू और ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जब आप यूरो MTF के ऊपर अपने आपको, आपने अगर मार्केट को चूज किया है और आप उसके ऊपर लिस्ट होना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस देना पड़ता है। तो ये जब आप प्रोस्पेक्टस देंगे ना, तो जो लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज है वही क्या होगा, इंचार्ज होगा इस प्रोस्पेक्टस अप्रूवल के लिए। ये जो आप प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करके सबमिट करोगे, इसकी जो अप्रूवल मिलेगी वो कौन देगा, LSE ही देगा। एंड द प्रोस्पेक्टस इज ड्रॉन अप अकॉर्डिंग टू आवर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो आपको ये जो प्रोस्पेक्टस बनाना होगा, ये किसके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से बनाना होगा, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से बनाना होगा। व्हेन लिस्टिंग ऑन द BDL मार्केट, लेकिन जब आप BDL मार्केट के ऊपर लिस्ट करोगे, EU रेगुलेटेड मार्केट के ऊपर लिस्ट करोगे, Luxembourg's financial regulators, the commission day surveillance day security financier, जिसको CSSF बोलते हैं, reviews and approves the prospectus। तो MTF के लिए लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज खुद ही करेगा, लेकिन अगर आप BDL मार्केट के ऊपर करोगे तो वहां पे जो लग्जमबर्ग का फाइनेंशियल रेगुलेटर है, जो कि क्या है, CSSF है, वो आपके प्रोस्पेक्टस को रिव्यू एंड अप्रूव करेगा। तो ये चीज़ आपका पहला डिफरेंस हो गया, जो आपको याद रखना है कि अगर आप दोनों में से कोई मार्केट चुन रहे हो तो आपको देखेगा कौन, आपके एक तरीके से अप्रूव कौन करेगा। फिर आगे बोलता है, बाय बीइंग आउटसाइड द स्कोप ऑफ EU रेगुलेशंस इशूअर्स ऑन द यूरो MTF, क्योंकि हमें पता है कि EU रेगुलेशंस जो है यूरो MTF के ऊपर नहीं लग रहे, वो क्या है, एक्सचेंज रेगुलेटेड मार्केट है, क्योंकि वो, तो
जो इशूअर्स हैं EU MTF के मार्केट बेनिफिट फ्रॉम लेस स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो जो यूरो MTF वाले हैं इनके ऊपर क्या लगेगा, लेस स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स होंगी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, क्योंकि उनके ऊपर EU रेगुलेशंस नहीं लग रहे। However, only issuers that list on the BDL market have access to EU passporting। लेकिन ये बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जो BDL मार्केट के ऊपर लिस्ट होते हैं ना, उन्हीं के पास सिर्फ क्या होती है, EU पासपोर्टिंग होती है, जिसका मतलब होता है मीनिंग दैट द सेम प्रोस्पेक्टस अप्रूवल कैन बी यूज्ड टू लिस्ट ऑन द EU एक्सचेंज। तो जितने भी यूरोप के एक्सचेंजेस होते हैं उनके लिए आप सेम प्रोस्पेक्टस को यूज़ कर सकते हो अगर आप BDL मार्केट के ऊपर अपने आप को लिस्ट करते हो। तो ये एक फ़ायदा मिल जाता है EU पासपोर्टिंग। जैसे हम होता है ना कि यूरोप का आप एक वीज़ा लेते हो, फिर वो आप उससे काफ़ी सारी एक साथ जगहें घूम सकते होते हो, जा सकते होते हो, आपको एंट्री मिल जाती है। तो वही चीज़ है कि अगर आपने BDL मार्केट के लिए अपना प्रोस्पेक्टस बनाया था, उसके ऊपर आपने अपने आप को इशू किया था, तो उसी प्रोस्पेक्टस को आप बाकी सारे EU जो एक्सचेंज है उनके ऊपर भी यूज़ कर सकते होते हो। तो ये फ़र्क पड़ता है। लेकिन तो अब EU अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपके ऊपर फिर रेगुलेशंस भी ज़्यादा लगेंगे। तो एक डिफरेंस ये हो गया आपका। तो ये आपने 3 अलग अलग डिफरेंस पढ़ लिए कि आपको क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आप कौन सी मार्केट के अंदर ट्रेड करोगे। तो वही इसने यहाँ पे टेबल के वे में बता रखा है, BDL मार्केट का और यूरो MTF मार्केट का। तो देखो CSSF जो हमने पढ़ा था, ये सुपरवाइजरी अथॉरिटी है और ये आपके प्रोस्पेक्टस को देखेगी और अप्रूवल देगी। यहाँ पे जो लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज है वही खुद आप इंचार्ज होगा और आपको प्रोस्पेक्टस का अप्रूवल देगा। ये वाला डिफरेंस हमने पढ़ लिया था। एलिजिबल फॉर अ यूरोपियन पासपोर्ट, नो यूरोपियन पासपोर्ट इज प्रोवाइडेड, ये वाला पॉइंट हमने यहाँ पे समझा था। तीसरी चीज, एंट्री फॉर इश्यूअर इज सब्जेक्ट टू द प्रोस्पेक्टस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑब्लिगेशन डायरेक्टिव्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑब्लिगेशन डायरेक्टिव्स। इसके ऊपर ETF मतलब जो MTF के ऊपर प्रोस्पेक्टस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑब्लिगेशन डायरेक्टिव्स एप्लीकेबल नहीं होंगे, लेकिन इसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। देन issuers subject to international financial reporting standards और equivalent for non EU issuers। तो यहाँ पे आपको IFRS फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप BDL मार्केट में आओगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बाकी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जैसे कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सब भी एक्सेप्ट हो जाते हैं कि अच्छा आप ये फॉलो करते हो, ये कर लो, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जनरली एक्सेप्टेड है। जो हम GAAP के बारे में पढ़ते हैं वही चीज़। तो यहाँ पे IFRS फॉलो करने पड़ेंगे, यहाँ पे GAAP चल जाएंगे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो कर सकते हो। तो ये आपका मेन डिफरेंस है BDL मार्केट और यूरो MTF मार्केट में। ये आपसे डायरेक्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आ सकता है कि BDL मार्केट के अंदर आप कैसे लिस्टिंग कराएंगे, क्या चीज़ होती है, या फिर यूरो MTF मार्केट में सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, या दोनों में डिफरेंस का क्वेश्चन भी आ सकता है। देन उसके बाद अब जो BDL मार्केट है उसके ऊपर हम लिस्टिंग कैसे करते हैं, शेयर की या GDR की, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट की। तो लिस्टिंग ऑन ब्रॉज डे लग्जमबर्ग मार्केट विल रिक्वायर सबमिशन ऑफ प्रोस्पेक्टस टू लग्जमबर्ग्स फाइनेंशियल रेगुलेटर। ये हमने पढ़ा ही था, स्टेप पढ़ रहे थे ना, पहले हमने एक मार्केट चूज की, फिर अपना प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर किया, फिर उस प्रोस्पेक्टस को सबमिट किया। तो ये सबमिट हमने अपने प्रोस्पेक्टस को यहाँ पे किया, किसको किया, यहाँ पे हम किसको करते हैं, फाइनेंशियल रेगुलेटर को करते हैं, जो भी हमने ऊपर पढ़ा था, जिसको हम CSSF बोलते हैं। एक बार जब प्रोस्पेक्टस आपका रिव्यू हो जाएगा और अप्रूव हो जाएगा तो फिर जो शेयर हैं या GDR हैं वो आपके लिस्ट हो जाएंगे और ट्रेडिंग के लिए एडमिट हो जाएंगे। वही चीज़ हमने स्टेप में पढ़ी थी। यहाँ पे देखो कि एक बार जब आपने सबमिट कर दिया तो उसके बाद वो अप्रूव होकर लिस्ट एंड ट्रेड हो जाएंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको पोस्ट लिस्टिंग रिपोर्टिंग करनी होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे करनी है कि अब वो लिस्ट होकर एडमिट हो जाएंगे ट्रेडिंग के लिए। अब उसी चीज़ को ये स्टेप वाइज बता रहा है। क्या किया आपने एक लिस्टिंग एजेंट चूज किया, तो ऑप्शनल है, करना है करो, नहीं करना मत करो। इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू अपॉइंट अ लिस्टिंग एजेंट, ईदर द इशूअर इटसेल्फ और अ कंपनी एक्टिंग ऑन बिहाफ कैन सबमिट रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल। तो कोई भी कर सकता है। आपको एक लिस्टिंग एजेंट चाहिए, भाई आप हमारी हेल्प कर देना इसके अंदर, तो वो आपकी एप्लीकेशन सबमिट कर देगा, आप डायरेक्टली भी कर सकते होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है CSSF अप्रूवल, तो वो तो आपको चाहिए क्योंकि ये रेगुलेटर है BDL मार्केट का। तो लिस्टिंग से पहले जो भी आपका शेयर या GDR जो भी लिस्ट होना है BDL मार्केट के ऊपर, वन मस्ट फाइल द प्रोस्पेक्टस विद द CSSF। तो वो हमें पता है कि हमें करना है। नोट दैट सम इश्यूअर्स में नॉट फॉल अंडर द स्कोप ऑफ प्रोस्पेक्टस लॉ एंड शुड इंस्टेड सेंड देयर प्रोस्पेक्टस डायरेक्टली टू लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज। किसी किसी सिचुएशन में होता है कि डायरेक्टली वो लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज को भेज सकते हैं, उनको रेगुलेटर को देने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद लिस्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है, अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा, ये अब एड ऑन होगा। In order to list on BDL market, an issuer must fulfill the following criteria। तो आपको ये चीज़ें फुलफिल करनी है, तभी आप BDL मार्केट के ऊपर जाके इशू कर सकते हो। ऐसा ही नहीं है कि कोई भी जाके इशू कर देगा। सबसे पहले आपकी मिनिमम कैपिटल कितने रुपए की होनी चाहिए, तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख रुपीज़ की होनी चाहिए।
वो तीन तीन करके लगाते हैं इंडियंस के हिसाब से, फिर 3-2 होता है तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ा। तो मिनिमम कैपिटल 10 लाख की और इक्विवेलेंट इन अदर करेंसीज किसी में भी हो आपकी। मिनिमम पब्लिक फ्री फ्लोट जो है 25% का होना चाहिए इसका, ठीक है। सिक्योरिटी शुड बी एलिजिबल फॉर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट की आपकी जो सिक्योरिटी है वो एलिजिबल होनी चाहिए क्लियरिंग एंड सेटलमेंट के लिए। सिक्योरिटी शुड बी फ्रीली नेगोशिएबल एंड फंजिबल, और फ्रीली नेगोशिएबल एंड फंजिबल होनी चाहिए। तो आपको पॉइंट चारों याद रखने हैं। 10 लाख की एटलीस्ट आपकी मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए, जिसमें से 25% जो है वो फ्री फ्लोट होनी चाहिए, और क्लियरिंग एंड सेटलमेंट के लिए एलिजिबल होनी चाहिए, और फ्रीली नेगोशिएबल एंड फंजिबल होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए अगर आप एक बार बिना देखे भी इसको पढ़े तो 10 लाख रुपीज़, 25% फ्लोट होना चाहिए, फ्री फ्लोट होना चाहिए, एलिजिबल होनी चाहिए किस चीज़ के लिए, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट के लिए, और चौथी चीज़ क्या हो जाएगी, फ्रीली नेगोशिएबल एंड फंजिबल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है। आप सबमिशन करने से पहले ये चीज़ें देख लेना, ध्यान रख लेना कि हाँ ये चीज़ें तो हो रखी हैं, उसके बाद आप सबमिशन करोगे। यही चीज़ें नहीं होगी तो आप सबमिशन क्या करोगे, अपना प्रोस्पेक्टस दोगे ही नहीं। अब आपका प्रोसेस आ जाता है। तो सबसे पहले आप प्रोस्पेक्टस दोगे, वही बात हमें समझ आ रही है, किसको दोगे, जो हमारा रेगुलेटर है उसको दोगे। तो एन इश्यूअर मस्ट आल्सो फाइल एन एप्लीकेशन विद लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज बिफोर बीइंग एडमिटेड टू ट्रेडिंग ऑन द बीडीएल मार्केट विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। तो साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाओगे, अच्छा एक तो रेगुलेटर को दे रहे हो और जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको भी दोगे, उसके साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाओगे, अपने जो प्रोस्पेक्टस की कॉपी वो लगाओगे, एप्लीकेशन फॉर्म लगाओगे, अंडरटेकिंग लेटर लगाओगे, अपने एओए लगाओगे, कोई अगर एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है तो वो लगाओगे, और लास्ट 3 साल की एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट लगाओगे अगर वो पब्लिश हुई है तो, ठीक है। देन फाइनल सबमिशन करोगे। लिस्टिंग कैन टेक प्लेस आफ्टर रिसीप्ट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। तो अब लिस्टिंग आपकी कब हो जाएगी, जब आप फाइनल वर्जन ऑफ द प्रोस्पेक्टस दे दोगे और फर्स्ट लिस्टिंग प्राइस अपना दे दोगे, जो भी करंट मार्केट प्राइस है वो जब आप दे दोगे। तो ये सारी आपको सबमिशन करनी होगी। फीस क्या लगेगी, फीस रिलेटेड टू द अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस आर टू बी पेड टू द CSSF, क्योंकि वही मेन रेगुलेटर है, यही हमने पढ़ा था ऊपर, तो उसको आपको फीस देनी है। लिस्टिंग एंड मेंटेनेंस फीस आर टू बी पेड टू लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज। तो आपको अप्रूवल की फीस किसको देनी है, रेगुलेटर को देनी है, क्योंकि वो आपके प्रोस्पेक्टस को अप्रूव करेगा। लेकिन फिर बाद में मेंटेनेंस फीस आप किसको दोगे, क्योंकि अब उसका काम खत्म रेगुलेटर का, आपके साथ अभी वो तो रहेगा अपना एग्जिस्टेंस के अंदर, बाकी रेगुलेट भी करता रहेगा लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज को। लेकिन अब जो मेंटेनेंस फीस है कि अब आप कंटिन्यूसली लिस्ट रहो, उसके लिए आपको फीस किसको देनी होगी, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज को देनी होगी। एंड आर प्राइस इन यूरोस, तो वो तो है ही, क्योंकि वहाँ पे आप ट्रेड करो तो यूरोस के अंदर उसको प्राइस किया जाएगा। फीस विल वेरी डिपेंडिंग ऑन वेदर और नॉट द कंपनी इज अ रिसेंटली एस्टेब्लिश कंपनी, दैट इज अ कंपनी दैट हैज नॉट पब्लिश और रजिस्टर एनुअल अकाउंट्स फॉर द 3 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो फीस डिपेंड करेगी कि भाई अभी भी आपकी कंपनी एस्टेब्लिशमेंट में आई है, अब आपको 1 ही साल हुआ है तो आप पिछले 2 साल की स्टेटमेंट कहाँ से लेके आ सकते हो, तो होगी नहीं ना। तो वो देखा जाएगा कि आपकी रिसेंटली एस्टेब्लिश कंपनी है या कैसी कंपनी है, उस हिसाब से फीस डिसाइड होती है कि कितनी फीस जाएगी। फिर कॉन्टिन्यूइंग ऑब्लिगेशंस हैं कि आफ्टर लिस्टिंग एंड एडमिशन टू ट्रेडिंग इशूअर्स आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल सर्टेन रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस एज आउटलाइन अंडर लॉ ऑफ जनवरी 2008 एज अमेंडेड विच इम्प्लीमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूरो ट्रांसपेरेंसी डायरेक्टिव। तो ये जो यूरो ट्रांसपेरेंसी डायरेक्टिव है ये होते रहते हैं उसके अंदर, तो वो आपको ऑब्लिगेशन साथ साथ फॉलो करती रहनी है। जैसे इंडिया के अंदर करते हो ना आप, LODR फॉलो करते हो, वही चीज़ है यहाँ पे। Issuer must also file information and schedule corporate events in the with Luxembourg Stock Exchange, जो चैप्टर 9 के अंदर अलग से पढ़नी है वो पढ़ लेंगे। तो एक तो ये चीज़ आपको करनी है साथ साथ। देन LEI कोड इन कंटेक्स्ट ऑफ MIFID2, MIFIR and MAR, the Luxembourg Stock Exchange is obliged to collect legal entity identifier। क्या, legal entity identifier, और LEI जिसको हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं, जो एक कोड होता है फ्रॉम एन इशूअर ऑपरेटिंग ऑन रेगुलेटेड मार्केट। किससे कलेक्ट करना है ये, जो भी इशूअर है जो कि रेगुलेटेड मार्केट के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, एंड ऑन इट्स मल्टीलेटरल ट्रेडिंग फैसिलिटी एंड कम्युनिकेटेड टू द रेलिवेंट सुपरवाइजरी अथॉरिटीज। तो ये जो भी सुपरवाइजरी अथॉरिटीज है उनको दे दिया जाएगा। तो ये किसकी ड्यूटी बनती है, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज की बनती है कि जो भी लिस्टिंग लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड है वो उनको सुपरवाइजरी अथॉरिटीज को देना है। तो ये किसका हो गया, ये हमने किसका देख लिया, BDS मार्केट के ऊपर क्या प्रोसेस होता है लिस्टिंग का, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज की। और दूसरी कौन सी मार्केट आती है हमारे पास, यूरो MTF मार्केट होती है। तो इसके ऊपर कैसे किस तरीके से हम लिस्टिंग करते हैं, तो वही पहले आप एक एजेंट ले लो, सेम चीज़ आ रही है, ऑप्शनल है, लेना है लो, नहीं लेना मत लो। लिस्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है, कितने की, वही 10 लाख की मिनिमम कैपिटल हो, फ्री फ्लोट जो है वो आपका 25% का होना चाहिए, आप क्लियरिंग एंड सेटलमेंट के लिए एलिजिबल होने चाहिए, और फ्रीली नेगोशिएबल एंड फंजिबल होना चाहिए। तो ये सारी बातें तो सेम आ जाती हैं। लिस्टिंग प्रोसेस के अंदर जैसे वहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टस फाइल करना था, ऐसे यहाँ पे आपको करना होता है। ये सीधा सीधा लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज को देना है। इसके अंदर आपको प्रोस्पेक्टस, एप्लीकेशन फॉर्म, अंडरटेकिंग लेटर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कोई एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है, और 3 साल की एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, सेम वही चीज़ें आ गई।
देन प्रोस्पेक्टस को रिव्यू कौन करेगा, तो लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज करेगा। तो फर्स्ट सेट ऑफ कमेंट्स ऑन कंप्लीट ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस विल बी सेंड टू यू विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 बिजनेस डेज। तो मैक्सिमम 3 बिजनेस डेज के अंदर आपको कमेंट्स आ जाएंगे जो भी उसके ऊपर होंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द फाइल्ड एप्लीकेशन। एडिशनल कमेंट्स फॉलोइंग सबमिशन ऑफ एन अपडेटेड ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस विल बी प्रोवाइडेड विद इन अ मैक्सिमम ऑफ 2 बिजनेस डेज आफ्टर सबमिशन। आपने पहले प्रोस्पेक्टस दिया, उसके ऊपर कमेंट विद इन 3 डेज आए, फिर आपने सबमिशन किया, उसके विद इन 2 डेज उसके ऊपर आपको कमेंट्स मिल जाएंगे। ये हो जाएगा आपका रिव्यू वगैरह हो गया। देन आप फाइनल सबमिशन करोगे, जैसे आपने BDS के लिए किया था, इसी तरीके से यहाँ MTF के लिए भी करोगे। तो जब आपके फाइनल वर्जन ऑफ प्रोस्पेक्टस और फर्स्ट लिस्टिंग प्राइस मिल जाएगा, तो उसके बाद आपकी फाइनल जो एक तरीके से लिस्टिंग जो है वो हो सकती है। फीस जो है फिर वही आपको जो भी लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज की फीस होगी वो आपको पे करनी होगी, और वो डिपेंड करेगा कि कैसी कंपनी है। जैसे उसके अंदर हमने देखा था रिसेंटली एस्टेब्लिश कंपनी है तो फीस वेरी कर जाएगी। देन कॉन्टिन्यूइंग ऑब्लिगेशंस है वो आपको पूरी करते रहनी है, जो भी उसने बता रखे होंगे उस हिसाब से। एंड देन LIE कोड तो यहाँ पे भी आ जाएगा, LEI कोड, जो भी सुपरवाइजरी अथॉरिटीज़ है उसको जो लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज है उसको ये कलेक्ट करना है इस एंटिटी से, जो भी इशूअर ऑपरेटिंग है, और फिर इसको ये प्रोवाइड कर देना है। तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा किसका, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग का। तो इन शॉर्ट हमारे 3 फेजेज होते हैं लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। क्या क्या, प्री एप्लीकेशन एंड सबमिशन फेज, एप्लीकेशन फेज और अप्रूवल फेज। 5 स्टेप्स होते हैं जो भी हमने देखे, सब में यही स्टेप थे। चूज अ मार्केट, प्रिपेयर अ प्रोस्पेक्टस, सबमिट प्रोस्पेक्टस। अभी सबमिट करने के लिए हमारे पास होता है खुद कर लो या एजेंट लगा लो। फिर आपकी ये लिस्टिंग एंड एडमिशन होती है, जिसके लिए आपके प्रोस्पेक्टस को अप्रूव करना पड़ता है। तो दोनों मार्केट में अलग अलग तरीके से अप्रूव होती है। एंड देन आप फिर फाइनल जब आप चीज़ें दे देते हो तो फिर आपकी पोस्ट लिस्टिंग रिपोर्टिंग आपको करनी होती है। 2 तरीके की मार्केट होती है उसके ऊपर, BDL मार्केट और यूरो MTF मार्केट। ठीक है, BDL मार्केट आपको समझ आ गया कि कौन रेगुलेटर होता है, MTF मार्केट में कौन होता है, क्या फ़र्क पड़ता है, कहाँ से किसके अंदर आपको यूरोपियन पासवर्ड मिलता है, किसमें नहीं मिलता है। फिर क्या हमारा प्रोसेस रहता है BDL मार्केट का और क्या हमारा प्रोसेस रहता है, नियर अबाउट सेम ही है यूरो MTF का। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज। एक हमारा US सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में ही किया था, तो ये आपका कंप्लीट हो रखा है। और आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग वाला चैप्टर जो है कंप्लीट है, इसके आपको सभी टॉपिक्स चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, तो प्लीज़ उनको देखिएगा। आपका ये वाला टॉपिक जो आपको क्लियर रहेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।